नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे आज के शो में स्पाइसेस की, क्योंकि मसालों में उठापटक का खेल जारी है। धनिया 2 महीने के लोअर लेवल्स पर आ चुका है तो हल्दी के दाम 3 हफ्तों की ऊंचाई पर है। वहीं अक्टूबर में 9% गिरने के बाद जीरा अब तक नवंबर में 3% चढ़ चुका है। मसालों की इस उठापटक पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह हैं, गोकुल एंटरप्राइजेस के ओनर सत्यनारायण गुप्ता और एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर फोकस करने के लिए एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय और कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं। किशोर जी हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। जीरे प्राइसेस के अगर हम देखें तो हमने थोड़े से प्राइसेस ओवरऑल इंच अप होते हुए देखे हैं। कई सारे फैक्टर्स रहे हैं। एक तरफ तो जो अराइवल्स हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, जिसके कारण कीमतों को सपोर्ट लोअर लेवल से आते हुए दिखा है। लेकिन किस तरीके के फिलहाल सप्लाईज हैं, किस तरीके के एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं इस सीजन के स्टॉक को लेकर, उस पर करते हैं बातचीत। किशोर जी बताइए फिलहाल की स्थिति क्या है। अगर हम ऊंझा मंडी की ही बात करें तो 15,000 बैग्स का करंट अराइवल डेली बेसिस पे देखने को मिला है। ये अनुमान से अगर कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करता है, और सिर्फ सप्लाई बढ़ने की वजह से ही सपोर्ट मिला है प्राइसेस को या और भी कारण है? नमस्कार मैडम। जीरे के अंदर अभी जैसे थोड़ी बहुत दिवाली के बाद मूवमेंट आई है, उसकी वजह ये है कि अभी मौसम है वो जीरे के सोइंग के लिए अनुकूल नहीं है मैडम। उसके हिसाब से जीरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन डिमांड भी अच्छी बनी हुई है। एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। डोमेस्टिक डिमांड अभी क्या शादियों का माहौल है तो उसके हिसाब से डिमांड अच्छी बनी है और आगे भी बनी रहेगी। मेन यही है कि अभी 15 नवंबर से लगा के 15 दिसंबर तक ये सोइंग का पीरियड है। यदि मौसम यहाँ से थोड़ा बहुत कूल नहीं रहता है तो फिर जीरे के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अदरवाइज जीरा यही रेंज बाउंड में रहेगा। 10-15 रुपये घट सकता है, 10-15 रुपये बढ़ सकता है। इसके ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है। ओके, तो प्राइसेस एक रेंज में रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल की अराइवल्स की स्थिति कैसी है, प्लस प्रोजेक्शंस क्या हैं कैरी ओवर स्टॉक को लेकर नए सीजन की शुरुआत से पहले? जी, दिवाली के पहले जो 15 से 18,000 की अराइवल थी, वो दिवाली के बाद 2-3 दिन का मतलब दिवाली जैसे मार्केट ओपन हुआ लाभ पाचन से, तो वहां से 2-3 दिन आवक 8,000 रही थी पर डे की। लेकिन अभी जो आवक है वो करीबन 14 से 15,000 की आवक बनी हुई है। उसके साथ थोड़ा दबाव बना हुआ है। लेकिन आपके जैसे भाव बढ़ता है तो आपके बढ़ती है, भाव गिरता है तो आपके कम हो जाती है। उसके हिसाब से बाजार ये ट्रेंड कर रहा है। जैसे आवक बढ़ती है बाजार नीचे, जैसे आवक घटती है बाजार मूवमेंट हो जाता है। लेकिन डिमांड कंटिन्यू थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि शादियों का माहौल है, सीजन है, डिमांड है। एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू रहेगी अप टू नया माल आने तक। और जहां तक कैरी फॉरवर्ड का सवाल है तो कैरी फॉरवर्ड अच्छा खासा रहेगा। 20 से 25 लाख कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि राजस्थान और गुजरात के अंदर बिजाई कितनी कटती है। गुजरात के अंदर अभी मोटा मोटी ऐसे समझ में आ रहा है कि 20 से 25% गुजरात के अंदर बिजाई कट सकती है इस बार। अच्छा, जो आपने कहा किशोर जी की रेंज में रहेंगे प्राइसेस, तो क्या रेंज रह सकती है? फिलहाल शायद $3,050 प्रति टन के आसपास है, तो रेंज आप क्या देख रहे हैं जीरे की? एक्सपोर्ट की डिमांड देखें तो जैसे 29 या 28-50-29 आसपास आता है तो वहाँ डिमांड वापस आ जाती है, क्योंकि चाइना भी कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा माल लेता रहा है, क्योंकि वहाँ जो क्रॉप है वो खराब हो चुका है उनका। उसके हिसाब से डिमांड कंटिन्यू बनी रहती है। और जैसे भाव ऊपर जाते हैं 3100 साढ़े 3100 तो वहाँ रुक जाता है। तो ये डिमांड है कि 28,500 से 31,500 तक के बीच में रह सकती है बाजार। ओके, चलिए बात कोरिएंडर की भी कर लेते हैं। कोरिएंडर के को लेकर क्या आउटलुक यहाँ से फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ गोकुल एंटरप्राइजेस के ओनर सत्यनारायण गुप्ता बने हुए हैं। सत्यनारायण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कोरिएंडर अवेलेबिलिटी प्लस सप्लाई डिमांड ट्रेंड्स को लेकर एक सिचुएशन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें तो हमने डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई देखी थी, जिसके कारण प्राइसेस थोड़ा ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे। कुछ खबरें ऐसी भी थी कि कुछ होल्डिंग भी हो रही है, स्पेकुलेटर्स होल्डिंग कर रहे हैं, जिसके कारण प्राइसेस सर्ज हुए हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन आपसे समझना चाहेंगे, क्या स्थिति है डिमांड सप्लाई की फिलहाल कोरिएंडर की? मैडम, कोरिएंडर का डिमांड बहुत लिमिटेड आ रहा है, लेकिन थोड़ा डिमांड भी थोड़ा सप्लाई बहुत ज्यादा, सप्लाई एकदम लिमिटेड हो रहा है बिल्कुल मैडम। अनएक्सपेक्टेड डाउन है सप्लाई सब जगह से, और डिमांड भी थोड़ा हेजर वगैरह का, स्टॉकिस्ट का भी नेक्स्ट फ्यूचर का क्या राजस्थान और एमपी में क्लाइमेट का अनएक्सपेक्टेड चेंज है। अभी तक बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इससे क्रॉप ऑलरेडी 15-20 डेज डिले हो गई है और डिले होने के चांसेस है, और क्रॉप भी शॉर्ट हो सकती है। तो इस हिसाब से लोगों का स्टॉक में इसमें पकड़ बनी हुई है। लोग फ्यूचर इसका अच्छा देख रहे हैं।
अगर सोइंग की एक्चुअल सोइंग की रिपोर्ट इसकी 15 दिसंबर के आसपास आ पाएगी, अगर और नेचुरल वो कुछ कम आना चाहिए सोइंग की रिपोर्ट, अगर कम आती है तो इसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो फिर तो मान के चलें कि प्राइसेस को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने कहा सोइंग इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है 15 दिसंबर को, भले ही नंबर्स आएंगे फिलहाल। हाँ, कुछ अंदाजा कितना नुकसान या कितना ओवरऑल सोइंग को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है? मैडम जस्ट यस्टरडे कल गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट के डाटा है, पिछले साल के कंपैरिजन में डेट टू डेट ओनली 1% सोइंग हुई है, और राजस्थान एमपी में अभी कोई रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है सोइंग की। तो कितना कम हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी कम हो सकता है। तो यूजुअली इस समय तक कितनी सोइंग हो जाती है? सत्यनारायण जी? पिछले साल गुजरात में नियर अबाउट 5000 हेक्टर का रिपोर्ट आया था सेम डेट में, और कल आया ओनली 300 हेक्टर्स की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है, और राजस्थान एमपी में तो अभी कोई प्रॉपर रिपोर्ट डिलेड सोइंग है। बिल्कुल, तो ये क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा मैडम अभी तक, इसलिए लगभग 15 दिन बाद इसकी एक्चुअल पोजीशन आएगी, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका। तो फिलहाल तो ये मान के चले ना सत्यनारायण जी की भाव मौजूदा स्तरों से शायद नीचे ना जाएं, इन्हीं स्तरों के आसपास रहें, और जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी कम प्रोडक्शन की शायद प्राइसेस ऊपर जाएं, ऊपर जाते हुए देख रहे हैं भाव को फिर यहाँ से कितना आता है। बिल्कुल आगे जाके कुछ भी अगर सोइंग की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। क्या हो सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन देने का पूरा साल ये रेंज बाउंड निकल गया, बहुत सबसे कम ज्यादा चेंजिंग आया। ओके मैडम। बिल्कुल। एक बार टर्मरिक पर और राय ले लेते हैं। हमारे साथ एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता बने हुए हैं। टर्मरिक प्राइसेस हालांकि अगर हम देखें तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे भी थोड़ी सी हमने रिकवरी आते हुए देखी थी, ऑल्दो डिमांड लोअर साइड पर रही है, अराइवल्स हायर साइड पर रहे हैं। पूछ लेते हैं एग्जैक्ट सिचुएशन कैसी है फिलहाल। बताइए पूनम चंद जी, डिमांड किस तरीके की है फिलहाल टर्मरिक की, अराइवल्स कैसी हो रही हैं? अभी डिमांड काफी नॉर्मल चल रही है दीपाली जी, क्योंकि एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक में हर व्यापारी और जो डिमांड आ रही है कि वो जो अभी रनिंग भाव चल रहे हैं उसमें तो व्यापार हो जा रहे हैं। अगर हम 200-500 रुपए भी ऊंचा बोलते हैं तो व्यापार होता नहीं है। उसी तरह सप्लाई, डिमांड और सप्लाई तकरीबन बरोबर चलने से बाजार रुके हुए हैं, और आने वाली जो क्रॉप है उसकी कंडीशन काफी अच्छी है, और उस आगे सब आदमी के दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ से तेजी आना मुश्किल है। अब जो भी जो नया माल हमारे पास 15 जनवरी के आसपास आ जाता है, अब जो 1.5-2 महीने की डिमांड रहेंगी जो पाउडर वालों की या एक्सपोर्ट की वजह से अभी जो भाव चल रहे हैं उसका 200-300 रुपए रेंज बाउंड में पूरा ये 2 महीने निकल जाएंगे। स्टॉक धीरे धीरे बेचने में इंटरेस्टेड है, पर ऊंचे भाव में लेवाल नहीं रहने से वो यही भाव चलते रहेंगे। ओके, अच्छा दो चीज़ें बताइए पूनम चंद जी। एक तरफ हम कई रिपोर्ट्स पढ़ भी रहे थे टर्मरिक को लेकर, एक तरफ तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार का सोइंग एरिया जो है अपकमिंग सीजन के लिए वो 30 से 35% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हायर साइड पर रहेगा। दूसरी तरफ क्रॉप डैमेज भी हुई है ड्यू टू हैवी रेंज, जिसकी वजह से हमने टर्मरिक में डाउनसाइड थोड़ी सी लिमिटेड भी देखी है। तो एग्जैक्ट अभी एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन को लेकर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जो 30-35% का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या वो सही दिख रहा है? नहीं, इसमें सोइंग आप बोले वैसा 130-35% एक्स्ट्रा ही हुई है, तो उसमें भी क्या है कि लास्ट ईयर काफी कुछ कम एरिया भी हो गया था, जो 40 से 50% एरिया कम हुआ था, उसमें 30-35% बड़ी है। अगर नॉर्मल क्रॉप को देखा जाए तो उस हिसाब से अभी भी 10-15% कमी है, परंतु फिर भी जो अराइवल आएगी काफी अच्छी आएगी, और जो डैमेज करने का आप बोल रहे हैं वो सर्टन एरियाज में 10 से 15% डैमेज हुआ है, जो हर साल रूटीन में होता ही रहता है, उसका विशेष असर अभी दिख नहीं रहा है। ओके, अच्छा फिर एक पूनम चंद जी क्विकली एक चीज, प्राइस रेंज क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्राइस आज की डेट के हिसाब से तो 125 और 135 का रेंज ज्यादा चलेगा,
ऊपर जो अगर बाजार चलता है तो वहाँ डिमांड कम होती जा रही है, नीचे के बाजार में कामकाज अच्छा है। ओके ओके। इनफैक्ट रवि त्योरा भी हमारे साथ बने हुए। रवि, आपकी राय क्या है प्राइसेस को लेकर? आपने तीनों एक्सपर्ट्स की फिलहाल बातचीत सुनी। टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर, आप कैसे देखते हैं भाव को? जरूर से काफी स्टेबल डिमांड, स्टेबल सप्लाई के साथ सारे कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से धनिया में फंडामेंटल है उसमें इमीडिएट अच्छी गिरावट आ चुकी है। वहां पे हालांकि जो बैलेंस शीट काफी रिपेयर हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक आपको गुंजाइश है कि थोड़ा प्राइसेस है वो लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट करे। मुझे हल्दी में थोड़ा लग रहा है हायर लेवल से रेजिस्टेंस बना रहेगा, हायर लेवल पे प्राइसेस पे थोड़ा जो रिसेंट अराइवल्स एंड जो क्रॉप है उसका प्रेशर होगा। तो नियर टर्म में टर्मरिक में मैं वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेवल स्पेसिफिक धनिया में आई थिंक जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एक बार बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। 7,150 7,170 के करीब बाई करे। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 7,000 और 7,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं टर्मरिक में 13,300 तक के प्राइसेस नए कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। आई थिंक वहां पे बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा है 13,580 का और डाउन साइड 12,800 तक के लेवल आ सकते हैं। तो क्लियर ट्रेंड है। टर्मरिक में सेलिंग का रुख रहेगा। वहीं धनिया में ये करेक्शन में मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जीरा में मेरा मानना है कि काफी हद तक ये कमोडिटी रेंज बाउंड रह सकते हैं। पर्टिकुलर वहां पे क्योंकि लास्ट ईयर की जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो जब भी प्राइसेस अपसाइड जाते हैं तब मंथ्स के अराइवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो ब्रॉडर रेंज जो नए कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेक्ट में 24,200 से 25,600 यही ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता रहेगा। हालांकि यहाँ पे जिस हिसाब से करेक्शन आए हायर लेवल से, तो एक डाउन साइड लिमिटेड है 24,200 से 24,300 थोड़ा एक साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिखाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये अगर प्राइस रहा तो शायद सोइंग के नंबर में भी थोड़ा डिफरेंस होगा। और लास्ट ईयर की जो हायर बेस की सोइंग के कंपेयर में ये साल की सोइंग कंपेरेटिव मुझे लोअर दिख रही है। तो इस हिसाब से लोअर लेवल से प्राइस को अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए तीनों ही स्पाइसेस पर। प्रियंक उपाध्याय और रवि त्योरा हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया व्यू सभी स्पाइसेस पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ एसएसडी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय, कोआरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि त्योरा। बात करते हैं हम स्ट्रैटेजीज की। प्रियंक, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक क्रूड ऑयल और सिल्वर में रहेगी। हमने देखा है कि क्रूड में एक दायरा है 5750 5700, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो वहां पे एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6000 के टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी बुलियन कॉम्प्लेक्स में सिल्वर में रहेगी। हमने देखा है कि सिल्वर में एक 1 लाख टच करके एक करेक्शन आता हुआ देखा है, जो ऑलमोस्ट अभी 88,000 के आसपास आ गए, जहां पे वहां पे प्रीवियस स्विंग लोस थे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए सिल्वर को। फिर से हम एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 92-93,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 88,000 के आसपास बाई किया जा सकता है। 86,500 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 92,000 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, रवि, आपकी रिकमेंडेशंस? जैसे नॉन एग्रीपेक्स से आई थिंक क्रूड ही मुझे लग रहा है कि 5,750 का एक अच्छा सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड 72 का सपोर्ट है। तो यहाँ से थोड़ा रिकवरी आ सकता है। और ओपेक का आज मंथली रिपोर्ट भी आने वाला है। अगर चाइनीज डिमांड को लेकर कुछ ऑप्टिमिज्म हुआ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे आ सकता है।
लेवल स्पेसिफिक 5750 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस 5700 का ही लगाएं और अपर साइड 5880 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। एक एग्रीपेक्स से टॉप पिक रहेगी जिसमें आप कपास पे फोकस करें। आई थिंक जिस हिसाब से कोकोर के प्राइसेस एंड कॉटन प्राइसेस है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहे हैं। कपास में बाई करें, आप 1560 के करीब बाई करना है, 1550 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड जो टारगेट है वो 1580 तक आते हुए दिख सकते हैं। प्रियंका, गोल्ड पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर प्राइसेस थोड़ा हल्का तो हुए हैं और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है या इन्हीं स्तरों के आसपास कंसोलिडेट करते हुए देखते हैं? देखिए, अभी जो हमने देखा था 2800 के आसपास गोल्ड गया था ये रैली में, और वहां से ऑलमोस्ट अभी 2600 डॉलर के नीचे हम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 200-220 डॉलर्स का एक करेक्टिव पुल बैक हमने देखा है। अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो क्लोज टू 80,000 हम गए थे, और 80,000 से अभी सब 75,000 ट्रेड हो रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स थे अराउंड 74,700, 74,000 जोन्स, वहां पे ये रीटेस्ट हो रहा है मार्केट्स। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से एक रिबाउंड टुवर्ड्स 77,000-78,000 दिखेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह रहेगी कि अगर किसी को बाय करना है, अगर 1 साल का नजरिया है, तो ये अच्छे लेवल से जहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, बात अब बेस मेटल पैक की कर लेते हैं, जहां पर हमने प्राइसेस हल्के होते हुए देखे हैं। आज भी दबाव के साथ यहां पर ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। तमाम बेस मेटल्स प्रेशर में है। आज के सेशन में भी कॉपर इनफैक्ट 800 के नजदीक आ चुका है, 0.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। रवि, पूरा पैक कैसा लग रहा है फिलहाल? जब से चाइनीज ड्रिवन फंडामेंटल वाले दोनों मेटल्स जिंक एंड कॉपर जहाँ पे लगातार प्रेशर है, शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था, उसका जो स्टिमुलस मेजर्स आए, इस हिसाब से लगातार प्राइसेस में करेक्शन है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉपर है ओवरसोल्ड के मींस के लेवल के करीब है, एंड 802 800 के सपोर्ट के करीब है। तो वहाँ पे अभी नए शॉर्ट से बचना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ पे अगर सेल करना है तो जिंक बेटर कमोडिटी हो सकते हैं। सेलिंग साइड वहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है कि 276 के करीब बेचना चाहिए, 278 का स्टॉप लॉस हो सकता है, और डाउन साइड 270 तक के लेवल आ सकते हैं। ये जो गिरावट है उसमें मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें एल्यूमिनियम एक बेटर लेवल पे प्लेस हो चुका है, और कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम भी काफी बढ़ रहे हैं, और इन्वेंट्री के लेवल काफी स्टेबल है कंपैरेटिव कॉपर एंड जिंक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, 236 पे बाई करें। थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रखें, 243 का टारगेट होगा, और 233 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक कमोडिटी में बाई कर सकते हैं। प्रियंका, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पर? आप कुछ पिक करेंगे क्या ऑन डिप्स? देखिए, बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में जो हमने ये तेजी देखी है ट्रम्प के आने के बाद, तो वो एक मुझे लगता है कि ये रैली ऑलमोस्ट अभी रेजिस्टेंस जोन्स में एंटर हो रही है। 106 हाफ मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में एक स्टिफ रेजिस्टेंस होगा कि ये रैली में ये लेवल के ऊपर निकले, ऐसा नहीं लगता है मुझे। और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मूव डॉलर इंडेक्स में आ सकता है, तो उसका एक सीधा फायदा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को मिल सकता है। और बेस मेटल्स में मुझे एक बाउंस बैक आने की संभावना दिखती है। तो सबसे वेल प्लेस्ड अगर देखें बेस मेटल्स में, तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम रहेगा। एल्यूमिनियम में हमने देखा कि 236 से लेके 232 जोन ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये अक्यूमुलेशन जोन है मेरे हिसाब से, तो इसे बाई किया जा सकता है जो भी करेक्शन आता है विद स्टॉप लॉस बिलो 232। फिर से हम एक बार रैली 247 250 तक इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म देख सकते हैं। सेकंड पिक मेरी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी कॉपर में। कॉपर में भी अभी अच्छा डिसेंट करेक्शन फ्रॉम 870 860 लेवल से 800 के आसपास आ गया है। तो 807 अभी चल रहा है, तो मे भी यहाँ से अगर 805 और 800 का जोन मिलता है तो वहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए, और थोड़ा लंबा नजरिया रखे तो फिर से हम 850 तक के रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की। अब वापस एग्री कमोडिटीज पर फोकस कर लेते हैं। स्पाइसेस पर तो काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन सीड ऑयल की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स हमने कॉटन में स्पेशली होते हुए देखी हैं। फसल ख़राब होने की खबरें, मॉइस्चर ज़्यादा होने की खबरें, किसान इंडस्ट्री परेशान। लेकिन क्या राय ट्रेडर्स की हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी, उस पर रवि की राय लेते हैं। रवि, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों पर आपकी राय क्या है?
जब से कॉटन थोड़ा इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस है वो लगातार 70 पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोई ज्यादा उसमें उछाल नहीं है। हालांकि जिस हिसाब से इंडिया की करंट सिचुएशन सिनेरियो है, मेरे हिसाब से मैंने कपास में ऑलरेडी बाय दिया है और उसका रीजन है कि वहां पे कंपेरेटिव पैरिटी अच्छी है। ये लेवल पे भी अगर कोकूट प्लस कॉटन करे तो भी एक पैरिटी बैठती है, तो जेनिंग कैपेसिटी जो भी है वो यूटिलाइज होगी। साथ में सौराष्ट्र एज वेल एज नॉर्थ गुजरात में जो लेट रेनफॉल था, इस हिसाब से क्रॉप भी काफी खराब हुई है। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों सिनेरियो वाइज ऐसा लग रहा है कि इसमें एक रिकवरी की ही उम्मीद करनी चाहिए। कॉटन थोड़ा इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से वोलेटाइल है, साथ में नेक्स्ट मंथ थोड़ा डिस्टॉकिंग भी चाइना करेगा, तो कॉटन अवॉइड करें। कपास में ऑलरेडी मैंने बाय रिकमेंडेशन दिए, वो बाय करें। और सेकंड कोकूट होगा क्योंकि सीजनलिटी ऑन हो रही है एंड सर्दी काफी जोर से बढ़ने की उम्मीद है एंड पर्टिकुलर नवंबर एंड तक ये मींस के सर्दियों के अच्छे मौसम स्टार्ट हो जाएगी, तो एनिमल फीड डिमांड है वो काफी अच्छी उसको सपोर्ट करेगी। लेवल स्पेसिफिक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। 2940 पे चल रहे प्राइसेस बाय करना है, स्टॉप लॉस रखें 2910 और अपर साइड 3000 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के एक दोनों में हालांकि आधा से 1% की नरमी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। चलिए शुक्रिया प्रियंक और रवि, आप दोनों का है सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।